हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बहुत बेसिक बातों को, बहुत स्टार्टिंग की जो जीरो लेवल की बातें होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक जो है मैथमेटिक्स में क्लास 12 के सिलेबस में है और फिजिक्स में ऑलरेडी क्लास 11th में बहुत सारी बातें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हैं। तो चूँकि मुझे तो इस तरह से पढ़ाना है कि जैसे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, ठीक है, बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल पे मुझे जाना है। तो शुरुआत की एक दो वीडियोज़ होंगे वो उनमें मैं बहुत बेसिक बातें डिस्कस करूँगा, बहुत जीरो लेवल की बातें डिस्कस करूँगा। तो आप में से जो भी बच्चे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जिन्हें इस टॉपिक पे बहुत कमांड है, तो वो इस वीडियो को, स्टार्टिंग के एक दो वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, मैं बहुत अच्छी बातें इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अपोजिट प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस है। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर फाई एक्स है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर फाई एक्स है, तो इंटीग्रल फाई एक्स डी एक्स क्या होगा? ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। अब इसमें किस चीज़ का क्या मतलब है, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ ये जो डी है ना, ये डी जो है ये सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन है, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन है, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये जो dx लिखा है ना, नीचे जो dx लिखा है, इसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, ठीक है। वेरिएबल जो है डिफरेंशियल का वो x है, क्योंकि फंक्शन भी x का वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन का जो एलिमेंट है और जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये x है, फंक्शन के अंदर x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है। डिफरेंशियल आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और ये जो है ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया, उसी तरह से ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है जो हुक जैसा बना हुआ है, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ ये जो है ये इंटीग्रेंट कहलाता है, इंटीग्रेंट, यानी कि फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। और ये कहलाता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हुआ इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ भी ये ध्यान रखना होता है कि ये x वेरिएबल है यहाँ पर फंक्शन में, और यहाँ जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी सेम वेरिएबल है x। इधर ये जो आपका fx है, उस तरफ जो fx लिखा है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बोलते हैं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, या प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव। और ये जो c है, ये c जो है इसे कहलाता है, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, अभी समझते हैं इस बात को। और इस सी की वजह से ही इसे इंडेफिनिट बोलते हैं ना, निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट मतलब जो निश्चित ना हो, जो निश्चित ना हो उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। तो फिर से समझते हैं, ये जो ऊपर डी लिखा है लेफ्ट में, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो ये dx है, एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो भी आपका क्या है?
वो आपका जो फंक्शन है वो भी x वेरिएबल का है। इधर ये क्या जो है, ये जो फाई एक्स है ये fx का डेरिवेटिव है। इधर ये जो हुक जैसा बना है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ पे ये जो फाई एक्स है ये इंटीग्रेंड कहलाता है, यानी जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। इधर ये जो dx है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। ये dx, यहाँ पर ये dx क्या कहलाता है, एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, और यहाँ क्या कहलाता है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। ये जो fx है इसको क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव या वैल्यू ऑफ इंटीग्रल या प्रिमिटिव। और इधर ये जो c है इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ऐसा हो रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, समझते हैं भाई, थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा सी के बारे में समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये सी का मतलब क्या है, सी को समझते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए आपने एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया, क्या आएगा, 3x स्क्वायर। सपोज करिए आपने एक्स क्यूब प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, इधर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर और 2 का 0, तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर। फिर मान लो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, एक्स क्यूब माइनस 2 को इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर और माइनस 2 का 0, तो ये क्या आ गया, 3x स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सी को समझ रहे हैं ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को समझ रहे हैं। 3x स्क्वायर का एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस 2 का डिफरेंशियल भी 3x स्क्वायर है, और एक्स क्यूब माइनस 2 का डिफरेंशियल भी 3x स्क्वायर है। तो किसी दिन हमने उल्टा चले, ठीक है। अगर हम 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करें, ठीक है, अगर हम 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा भाई, एक्स क्यूब आएगा या एक्स क्यूब प्लस 2 आएगा या एक्स क्यूब माइनस 2 आएगा, कौन सा आएगा, ठीक है। एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 आएगा या एक्स क्यूब माइनस 2 आएगा, क्योंकि इन तीनों का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर है। तो जिस दिन 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई ये वाला आंसर भी सही है, ठीक है, ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, और भी बहुत सारे सही आंसर होंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 भी आ सकता है, एक्स क्यूब प्लस 1 भी आ सकता है, यानी इंटीग्रेट करने के बाद आपको सिंगल आंसर नहीं आता है। पर आप ध्यान देना, ध्यान दें, सारे में जो है वेरिएबल टर्म सेम है, ठीक है। जो भी आंसर आप लिख रहे हैं, जो भी आंसर लिख रहे हैं, सब में वेरिएबल टर्म सेम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन पांचों को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो जिस दिन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, ये पांचों आंसर सही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वेरिएबल टर्म में कोई दिक्कत नहीं, सबका वेरिएबल टर्म सेम है। दिक्कत कहाँ जा रही है, दिक्कत जा रही है कांस्टेंट टर्म में, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग है, ठीक है, कांस्टेंट अलग अलग है, तो कोई हो जाएगी गड़बड़। कोई स्टूडेंट ये आंसर करेगा, कोई स्टूडेंट ये आंसर करेगा, हर स्टूडेंट अलग अलग आंसर करेंगे। वेरिएबल टर्म सबका सेम होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो डिफरेंट होगा। तो ऐसी दिक्कत से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने ये कहा कि भाई तुम ऐसा लिख लो, 3x स्क्वायर ds का इंटीग्रल ऐसा लिख लो, कैसा लिख लो, एक्स क्यूब प्लस सी लिख लो भाई, ठीक है। अब सी, किसी स्टूडेंट के लिए सी की वैल्यू 0 वो भी सही है, किसी स्टूडेंट के लिए एक्स क्यूब की वैल्यू 2 वो भी सही है, किसी स्टूडेंट की वैल्यू सी की वैल्यू -1 वो भी सही है, और भी सी की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इसी वजह से ये इनडेफिनिट है ना, इसी वजह से ये इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है। देखो, अगर मैंने 2 लिखा तो ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है ना, राम को लेगा, राम क्या पढ़ेगा 2, श्याम भी इसको क्या पढ़ेगा 2, मोहन भी इसको क्या पढ़ेगा 2, सारे लोग 2 पढ़ेंगे ना, तो ये एक फिक्स कांस्टेंट है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट तो ये भी है, मान लो राम ने सी की वैल्यू 2 ले ली, अब राम ने सी वैल्यू की वैल्यू 2 ले ली, तो राम बदल नहीं सकता ना, राम बदल नहीं सकता। अब श्याम को वैल्यू लेनी है सी की, श्याम ने क्या किया, सी की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो राम ने वैल्यू ली थी वही लो, आप बदल सकते हो, लेकिन जो वैल्यू एक बार ले ली उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। राम के लिए 2 रहेगा, श्याम के लिए -1 रहेगा। मोहन ने कोई वैल्यू ले ली, राम और श्याम वाली ले सकता है या कोई नई वैल्यू ले सकती है। मान लो मोहन ने 5 ले लिया, तो अब मोहन नहीं बदल पाएगा, ठीक है।
तो हर बच्चा अलग अलग वैल्यू ले सकता है, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये है, अब जैसे 2 लिखा तो राम के लिए भी 2, मोहन के लिए भी 2, सोहन के लिए भी 2, सबके लिए ये 2 है, फिक्स्ड है। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये हो गया हर बच्चा अलग अलग वैल्यू ले सकता है, पर जो वैल्यू एक बार ले लेगा उसको बदलेगा नहीं। तो ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब। अच्छा, अब ऐसा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदे के लिए मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इट रिप्रेजेंट्स फैमिली या कलेक्शन ऑफ कर्व्स हैविंग parallel tangents for a fixed वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली या कलेक्शन। फैमिली का मतलब है एक प्रॉपर्टी सेम होगी ना, कम से कम एक प्रॉपर्टी सेम होगी। गुप्ता जी की फैमिली है तो सारे लोग गुप्ता होंगे, माँ भी गुप्ता होगी, बहन भी गुप्ता होगी, ठीक है। उनके क्या होगी? सबकी आंखें सेम होंगी, या हो सकता है सबके बाल सेम हो सकता है सबका कलर सेम हो, सारे लोग गोरे हों, ठीक है, सारे लोग लंबे हों, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम होगी। एटलीस्ट डीएनए तो सेम होगा ही, सबका डीएनए सेम होगा ना। तो फैमिली का मतलब है कलेक्शन, एक जैसे कर्व ना, एक टाइप के कर्व, सिमिलर कर्व, और सबके क्या टेंजेंट होंगे। अगर आप x की एक वैल्यू फिक्स कर दें, अगर आप एक फिक्स्ड वैल्यू x के लिए देखें तो सबके टेंजेंट्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। और विद स्लोप, उनका स्लोप क्या होगा? विद स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, और उन सारे टेंजेंट्स का स्लोप क्या आएगा? वो आएगा fx, वो ये आ जाएगा, ठीक है, स्लोप आ जाएगा fx। और समझाता हूँ, ठीक है भाई, और समझाता हूँ। देखो, एक एक्स क्यूब है, एक एक्स क्यूब प्लस 2 है, एक एक्स क्यूब माइनस 2 है, ठीक है। ये सारी एक फैमिली, एक टाइप के कर्व है ना। मैंने ये बनवाया था, ये कहाँ से जाएगा? 0 डाल के 0, 1 डाल के 1, -1 डाल के -1 ना, इन 3 पॉइंट से जाएगा, मैंने बताया था। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा ना, ऐसा करवाता है ये, ठीक है, ये ऐसा करवाता है। ये एक्स क्यूब का हो गया, आपने 2 जोड़ दिया तो 2 जोड़ने से ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, ऐसे निकलेगा ये जो है ऐसे निकलेगा। ये वाला हो गया एक्स क्यूब प्लस 2, ये वाला हो गया एक्स क्यूब, ठीक है। और ये वाला 2 घटाने से ये नीचे से निकलेगा, ये कहाँ से निकलेगा? ये वाला निकलेगा 0 2 से, और ये यहाँ से निकलेगा कहीं ना कहीं, यहाँ से निकलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलेगा ये एक्स क्यूब माइनस 2। ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका 0, -2। तो सारे कर्व क्या हैं? सारे कर्व एक जैसे हैं, ठीक है। अब कोई एक फिक्स वैल्यू ले लो, कोई एक फिक्स वैल्यू ले लो भाई, x की कोई एक फिक्स वैल्यू ले ली, ठीक है। मैंने ये x ले लिया, ठीक है ना, ये वाला x ले लिया, यहाँ वाला x, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका xy, इसका xy और ये इसका x है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सबका x क्या है? सबका x सेम है। ये जितने भी मैंने पॉइंट मार्क किए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, y बदलेगा पर x सबका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही वर्टिकल लाइन पे है। अब अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, देखो टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो यहाँ पे देखो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये देखो ये टेंजेंट गया ना, ये टेंजेंट गया, ये टेंजेंट गया भाई, ठीक है। ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो ना, ये टेंजेंट गया, ठीक है, ये जा रहा है टेंजेंट, ठीक है, ध्यान से देखो ये टेंजेंट जा रहा है ना। अब बोर्ड है तो थोड़ा फिसल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, ये देखो टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पे, ठीक है। ये टेंजेंट क्या है? पैरेलल है, सब पैरेलल है, ठीक है, सारे पैरेलल टेंजेंट है, ऐसा होता है, ठीक है। ये है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फैमिली का कर्व को, कलेक्शन ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है,
और एक x की फिक्स वैल्यू के लिए उनके टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल टेंजेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है फैमिली, मतलब सबकी एक जैसी प्रॉपर्टी ना, एक जैसी एक प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए। देखो सारे ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, क्या है, सिमिलर ग्राफ है। तो अगर आपने एक सिंगल वैल्यू के लिए x के लिए आपने अगर टेंजेंट खींचे तो वो सारे टेंजेंट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये है भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। c की वैल्यू बदलने से क्या होता है, c की वैल्यू बदलेंगे तो उसी फैमिली के लोग मिलेंगे। एक c की वैल्यू के लिए उस फैमिली का फादर मिलेगा, अगली c की वैल्यू के लिए उस फैमिली की मदर मिलेगी, भाई मिलेगा, अगली c की वैल्यू के लिए बहन मिलेगी। ऐसा होगा ना, कोई कर्व ऑरिजिन से जाएगा और वैसे ही कर्व क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वैसे ही कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना, ऐसा होगा। ये मतलब होता है शिफ्टिंग हो जाएगी, कर्व की शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल, 3x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, जो डायरेक्ट एप्लीकेशन पर है। लविंग इंटीग्रल बोलते हैं इनको, ठीक है। लविंग इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। लविंग इंटीग्रल बोलते हैं ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शकल देखी आंसर लिखा, ठीक है, फार्मूला देखा, फार्मूला देख के आंसर लिख दिया, ठीक है। उसकी शकल देखिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन ना, डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो आपको पता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो जिस दिन हम उल्टा गए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स किया हमने, सॉरी इंटीग्रल कॉस एक्स किया, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। सी लिखना मत भूलना, ठीक है। सॉरी, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, ठीक है। दूसरा डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। तो जिस दिन मैंने माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे मिला कॉस एक्स प्लस सी मिला, ठीक है, कॉस एक्स प्लस सी मिला। लेकिन क्या हुआ, ये माइनस यहाँ सुंदर नहीं लग रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने पूरे में एक माइनस से गुणा कर दिया, ठीक है, पूरे में माइनस से गुणा कर दिया, तो यहाँ दिखा माइनस कॉस एक्स और यहाँ हो गया माइनस सी। अब माइनस सी लिखो प्लस सी लिखो, एक ही बात है ना, एक ही बात है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट, ठीक है। आप उसको माइनस, सपोज करें कि यहाँ पे C1 था, सपोज करो C1 था, फिर आपने माइनस से गुणा कर दिया, ठीक है, माइनस से गुणा कर दिया, तो उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस C1 की जगह प्लस सी रख दिया। सपोज करो C1 बराबर क्या है, C1 बराबर है 2 और C बराबर क्या है, -2, ऐसा है, ठीक है। तो C1 यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, फिर मैंने माइनस से गुणा किया तो -2 आया, तो उसकी जगह C रख दिया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो चेंज हो सकती है, आपको पता है ना, 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, वो फिक्स तो है नहीं। तो माइनस सी लिखो, सी लिखो, C1 लिख दो, K लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता था सेक स्क्वायर एक्स। तो किसी दिन आपने उल्टा गए, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टेन एक्स प्लस सी मिलेगा। टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, टेन एक्स। चौथा ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जिस दिन मैंने माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया, तो मुझे क्या मिला, कॉट एक्स प्लस सी मिला, कॉट एक्स प्लस सी मिला। पर फिर वही बात कि ये माइनस यहाँ सुंदर नहीं लग रहा है, तो एक माइनस से गुणा कर दिया, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या गया, माइनस कॉट एक्स और माइनस सी की जगह प्लस सी लिख दिया। वो सी तो बदल सकता है, सी की वैल्यू +2 भी आएगी, -2 भी आ सकती है, फिक्स तो है नहीं। इसी तरह से जब हम सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो जिस दिन सेक एक्स टेन एक्स को डिफरेंशिएट किया,
सॉरी इंटीग्रेट किया, सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला सेक एक्स प्लस सी। और इसी तरीके से ठीक है, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, ये चौथा फार्मूला, ये पांचवा फार्मूला और छठा फार्मूला। जिस दिन हमने कॉसेक एक्स को, कॉसेक एक्स कॉट एक्स को, कॉस एक्स कॉट एक्स को इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये 6 फार्मूले मिल गया। ठीक है, क्या कहलाते हैं, लविंग इंटीग्रल, प्यारे प्यारे इंटीग्रल। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, शक्ल देखी आंसर लिखा। ठीक है, इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के अपोजिट होते हैं ये 6 आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, समझो, ये याद करो कि जब आपने tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया था तो क्या मिला था आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला था। ठीक, ऐसा। तो किसी दिन आपने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया tan इनवर्स x प्लस सी। पर रुको भाई एक मिनट। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस सी की जगह हम लोग माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं ना। ये दोनों आंसर सही है। क्यों सही है भाई, जरा समझो। ठीक है, जरा समझते हैं भाई। देखो, ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे। कौन से फार्मूले, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम लोगों ने पढ़े थे 11th में, पढ़े थे ITF में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था 11th में। ठीक है, ITF तो आपको 12th में पढ़ना है, कुछ 11th में भी थोड़ा सा आप लोग इंट्रोडक्शन लिए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। और इसी तरीके से क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। ठीक है, ये ट्रू है। इसमें क्या होता है, x बिलोंग कितना लेना होता है, -1 से 1 में लेना होता है। ठीक है, ITF में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे x बिलोंग्स r है और यहाँ x बिलोंग्स -1 से 1 नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने थोड़ा सा फंक्शन के वक्त थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जब फंक्शन पढ़ा रहे थे। फंक्शन भी ये भी बाकी है पूरा ना, इंटीग्रेशन से करना है हम लोग को, फंक्शन करना है। ठीक है, फंक्शन का भी इंट्रोडक्शन मैंने लिया था 11th में, बताया था, डोमेन कंडीशन बताई थी आपको। अच्छा खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, इस पे वापस आते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है हमारे पास, क्या है, tan इनवर्स एक्स है। माइनस कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से आया, देखो ऐसे आया कि मैंने यहाँ से tan इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखा, मैंने लिखा π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे लिखा। तो ये π/2 और c ये दोनों मिल गए। ठीक है, कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ा भाई। देखो ये है 2 और ये 3, कितना आ गया, 5 आ गया। ये मान लो c1 है, ये मान लो c2 है और ये मान लो c है। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ोगे नया कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट का गुणा करोगे तो एक और नया कांस्टेंट आ जाएगा, c आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 5 भी c है, 6 भी c है। अरे भाई c बदलता है ना, वेरी करता है, c का तो कुछ भी मान हो सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में ना, इसीलिए तो वो इंडेफिनिट है। पर क्या है कि 2 कांस्टेंट लिखने में सुंदर नहीं लग रहा है। ये फिक्स्ड कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना, सुंदर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस फिक्स कांस्टेंट को भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में मिला लेते हैं। तो मिला के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मिला के ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वो जो π/2 है उस π/2 को c के साथ मिला लेते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ भी c, यहाँ भी c, ऐसा क्यों भाई, वही बात है ना कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका क्या था, प्लस π/2 है। तो मान लो आप c नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ c1 है, तो c1 प्लस π/2 की जगह c लिख दिया। किसी को एतराज है, नहीं सर c ही है, हम तो नहीं रखेंगे, हम तो c ही रखेंगे। तो कोई बात नहीं, c प्लस π/2 की जगह मैंने k रख दिया। नहीं k रखना है, c1 रख लो। ठीक है, c डैश रख लो, c2 रख लो, वो तो आर्बिट्रेरी है, बदलते रहेगा। ठीक है, बदलते रहेगा वो, तो सुंदर लगे इसलिए सब लोग c लिखते हैं। देखो यहाँ भी c, यहाँ भी c, यहाँ भी c, यहाँ भी c, क्यों, वो बदलते रहता है ना, वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बदलते रहता है। ठीक है, तो आप c लिखोगे तो c की वैल्यू तो आती रहेंगी, कभी 0 कभी 1, इसीलिए तो वो इंडेफिनिट है। ठीक है, अच्छा तो ये 7वां फार्मूला आ गया। ठीक है, 7वां फार्मूला आ गया, ये 7th फार्मूला हो गया। ठीक है, 8th फार्मूला हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या हो गया, इसका आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ऊपर की तरह से इसको यूज करके क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा 9 नंबर ये है 1/mod(x) स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये इसका क्या आता है, इसका आता है
सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसा आता है। ठीक है, ये 9 नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। याद करो लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशियल। लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशियल आपने क्या लिखा था? लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशियल लिखा था 1/x। तो ये फार्मूला आ गया 10 नंबर। जिस दिन आप 1/x का इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको लॉग मॉड एक्स दिखाई देगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स दिखाई देगा। और चलते हैं। ठीक है, और चलते हैं। जिस दिन आपने a पावर x का डिफरेंशियल किया था, a पावर x का डिफरेंशियल किया था, आपको क्या दिखाई दिया था? a पावर x log a टू द बेस e, ये दिखा था। ठीक है, a पावर x का डिफरेंशियल दिखा a पावर x log a टू द बेस e। तो क्या हुआ? किसी दिन कोई वापस गया, उसने क्या किया? उसने इसको इंटीग्रेट किया, a पावर x log a टू द बेस e को इंटीग्रेट किया, तो उसको क्या दिखा? उसको a पावर x प्लस c दिखा। पर भाई क्या है ना, ये log a टू द बेस e ये यहाँ सुंदर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने उधर भेजा, तो a पावर x dx कितना हो गया? a पावर x डिवाइडेड बाय log a पावर x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e प्लस c डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e, ऐसा हुआ। ठीक है, ये हटाते हैं इधर, ये इसको हटाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए, तो क्या लिख सकते हैं? a पावर x log e टू द बेस a, ऐसे लिख सकते हैं। और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, तो वहाँ एक नया कांस्टेंट लिख दिया, c लिख दिया, k लिख दो, 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी ना। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, तो ये थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, उसकी जगह c लिख दिया। अब बच्चे इससे परेशान हो जाएंगे कि सर मेरा तो c बाय log a टू द बेस e आया है, आपने सिर्फ c लिखा है, वो नीचे का log a टू द बेस e कहाँ गया? तो ये थोड़ा समझो। ठीक है, मान लो यहाँ पे c1 है, c1 को आपने log a टू द बेस e से डिवाइड किया, तो वहाँ एक नया कांस्टेंट आ गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप c लिखो, c1 लिखो, c डैश लिखो, वो तो बदलते रहता है, आपको पता है, चेंज होते रहता है, ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रल a पावर x dx। ये फार्मूला नंबर कौन सा हो गया? 10 के बाद 11। अच्छा 12, अगर हमने a की जगह e ले लिया, ठीक है, अगर हमने a की जगह e ले लिया, e पावर x dx, तो यहाँ पे क्या आ गया? e पावर x, यहाँ पे आ गया e पावर x, और यहाँ क्या आ गया? log e टू द बेस e। पर आपको पता है log e टू द बेस e क्या होता है? 1 होता है। आर्गूमेंट और बेस सेम हो जाए तो 1 होता है, तो भाई वो खत्म कर दो ना, अच्छा नहीं लगेगा, क्यों लिखेंगे बेफालतू में। उसकी वैल्यू 1 है, 1 गुणे में चली गई। ठीक है, ये हो गया e पावर x प्लस c। नेक्स्ट फार्मूला 13। ठीक है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, इसका क्या आता है? इसका आता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ऐसा आता है। ठीक है, आप चाहो तो -1/a cot इनवर्स x बाई ए भी लिख सकते हो। 14, फॉर्मूला नंबर 14, 1/1 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या आता है? इसका आता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये आता है। ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे फॉर्मूला नंबर 15, फॉर्मूला नंबर 15, 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या आता है? इसका आता है सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये आता है। ठीक है, ये आता है। और ये फॉर्मूला नंबर 16, फॉर्मूला नंबर 16, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका क्या आता है? 1/2a log mod x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए प्लस सी। ये 16 फार्मूले जो है इनको लविंग इंटीग्रल बोलते हैं ना, डायरेक्ट शकल देखी आंसर लिखा, शकल देखी आंसर लिखा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, लविंग इंटीग्रल, प्यारे प्यारे इंटीग्रल, शकल देखी आंसर लिखा। और फार्मूला नंबर 17, फॉर्मूला नंबर 17 है x पावर n का इंटीग्रल। ठीक है, x पावर n का इंटीग्रल देखना है। ये 17 नंबर हो गया ना, इधर से हटाते हैं, ये हटाते हैं भाई, ये सब पढ़े होंगे आपने, फिजिक्स में केमिस्ट्री में यूज़ होते रहता है ना, आपने पढ़े होंगे, ये सब हटा देते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये बहुत बेसिक वीडियो होने वाला है ना, बहुत जीरो लेवल का बहुत बेसिक वीडियो होने वाला है। बहुत सी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। ठीक है,
इसलिए मैंने बोला था कि आप चाहें तो जो बच्चे IIT एडवांस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वो चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। अच्छा भाई देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बेसिक एक चीज़ समझ लो, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लगभग उनकी स्ट्रेटजी सेम है ना। क्या होता है, हर चैप्टर के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होती है। कैलकुलस पढ़ने की अलग स्ट्रेटजी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की अलग स्ट्रेटजी है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड फंक्शन, उसकी स्ट्रेटजी अलग है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की स्ट्रेटजी अलग है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसका बिल्कुल पढ़ने का तरीका अलग है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ी सिमिलरिटी है, याद करो, ठीक है। आपको सवाल मिला, आपने डिफरेंशिएट, देखते ही आपने डिफरेंशिएट करना चालू कर दिया, अब आप हो गए परेशान, ठीक है। दुश्मन से तुरंत नहीं भिड़ते हैं, ठीक है। देखो मोदी जी को देखो कितने चालाक हैं, जहाँ जाते हैं ना पहले अटैक डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले उसके अगल बगल वालों को हटाते हैं। किसी के घर ईडी भेज दी, किसी के घर इनकम टैक्स वाला, कहीं कुछ कर दिया, ठीक है, तो अगल बगल वालों को पहले निपटा देते हैं। अब अगल बगल वाले निपट गए, ठीक है, तो उसके बाद वो बच गया अकेले। अब उसको क्या, उससे लड़ना आसान हो जाता है ना, उसके अगल बगल वालों को आप हटा दो। तो दुश्मन को पहले कमज़ोर करो, डायरेक्ट मत लड़ो, ठीक है। दुश्मन को कमज़ोर करो, पहले वजन कम कर दो उसका, ठीक है। प्रॉब्लम का वजन कम कर दो, प्रॉब्लम को थोड़ा हल्का कर दो। तो अगर आपको प्रॉब्लम मिला, आपने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना चालू कर दी, अब हो गए आप परेशान। करना क्या होता है, याद करो, मैंने डिफ्रेंशिएशन में बताया था ना, पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, उसकी शकल को एक सुंदर सी शकल बनाते हैं, कमज़ोर करते हैं, उसका वजन थोड़ा कम करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। फिर दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, आपका आंसर नहीं मैच किया, ठीक है। 4 ऑप्शन है, चारों नहीं मैच कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में भी नहीं मैच करता। क्यों, आपने तो लिखा tan इनवर्स x, आपने लिखा tan इनवर्स, और प्रॉब्लम वाले ने क्या लिख दिया, प्रॉब्लम वाले ने लिख दिया माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। मतलब सॉरी, इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है, आंसर नहीं मैच किया। तो क्या करना होता था हमें, पहले तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया जिससे उसका वजन कम हो जाए, फिर हमने उससे क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया या इंटीग्रेट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, आंसर नहीं मैच कर रहा था, चारों ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा था, सब्जेक्टिव में भी नहीं मैच कर रहा था, जो आंसर दिया है बुक में मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ऐसा ही इंटीग्रेशन में भी, दोनों में ये खास बात है, ठीक है ना, दोनों में खास बात है कि डिफरेंशियल हो या इंटीग्रल हो, सवाल देखते ही मत टूट पड़ना, पहले उसका वजन कम करना, उसको थोड़ा कमज़ोर करना, ठीक है, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। ये जो लविंग इंटीग्रल में लाना, ये जो 17 पढ़े इनमें से किसी में आ जाए, लविंग इंटीग्रल में आ जाए। उसके बाद क्या करना, जब वो आसान हो गया, कमज़ोर हो गया, थोड़ी उसकी शकल अच्छी हो गई, सुंदर हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, फिर आपने उसे इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट किया, ठीक है। फिर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, आपने tan इनवर्स x लिखा, बुक वाले ने माइनस cot इनवर्स x दिया, तो आप क्या करो, फिर उसमें दिमाग लगाओ, फिर उसको सिंप्लीफाई करो ना, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने के बजाय फिर सिंप्लीफाई करो, जिससे कि किसी ना किसी दिए हुए ऑप्शन से मैच करे ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, इस सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा दोनों कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फार्मूले पे है, सिंप्लीफिकेशन पे है, और याद रखना है ना किस टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, कितने टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है डिफरेंशिएशन से, थोड़ा लेंदी भी है, बड़ा है थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं ना, मैं हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप परेशान मत हो। ये वाला फॉर्मूला ना, x की पावर n dx, जरा आप याद करो, जब आपने x पावर n को डिफरेंशिएट किया था, क्या आया था, nx की पावर n-1 आया था। तो किसी दिन आपने उल्टा किया, nx की पावर n-1 को आपने इंटीग्रेट किया, तो आपको क्या दिखाई दिया, x पावर n प्लस c दिखाई दिया। पर क्या हुआ, ये जो n है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये सुंदर नहीं दिख रहा है ना, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, वैल्यू कोई नंबर गिनती कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं अगर गुणे में हो। तो ये n मैंने इधर भेजा, यहाँ भी भेजा। अब ये तो पता है ना, कई बार डिस्कस हो चुका है कि बुक वाला c/n नहीं लिखेगा ना, उसको अच्छा नहीं लगता है देखने में, वो क्या कर देगा, वो यहाँ c कर देगा ताकि सुंदर दिखे, इसलिए, ठीक है, ऐसा। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर मुझको ये -1 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ n था वहाँ n+1 डाल दिया। तो यहाँ क्या आ गया, x पावर n dx, और यहाँ पे क्या आ गया, x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो ये आपका आ गया फार्मूला नंबर 17, ठीक है, ये फार्मूला नंबर 17 आ गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपको x पावर 7 को करना है, x पावर 7 dx, तो क्या आ जाएगा, x पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1c, यानी कि x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। मान लो x की पावर 3/4 को करना है, ठीक है, तो क्या आएगा, x की पावर 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 7/4, तो ऐसे लिख लेंगे 4/7 x की पावर 7/4 प्लस c, ऐसा लिख लिया, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, 2 एग्जाम्पल लिख दिए, लेकिन थोड़ा ठहरो भाई, थोड़ा समझ लो ना, थोड़ा समझ लो,
इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू -1 ली तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी समझो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, ये 0 लेवल पे है, बेसिक लेवल पे वीडियो बनाया ना, बहुत बेसिक लेवल पे वीडियो बनाया है। तो x पावर -1, अगर आपने गलती से ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्या दिखेगा, -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 + c। ऊपर क्या दिखेगा, x पावर 0, नीचे दिखेगा 0 + c। अरे गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, अनडिफाइंड हो गया। हाँ, तो अगर -1 हो, n की वैल्यू -1 हो, तो ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, अरे भैया 0 आ जाएगा नीचे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, फार्मूले से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे सर, फिर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अरे बिल्कुल होगा, हम लोग कर चुके हैं भाई, ऑलरेडी कर चुके हैं ना। 1/x dx, इसका क्या होता है, इसका log mod x + c होता है ना। ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे। तो ध्यान रखना है, ये 17 नंबर फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक लेवल के वीडियो हैं, वीडियो नंबर 1, 2, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल के वीडियो हैं। मैंने ये वीडियो ये सोच के बनाया है, उन बच्चों के लिए बनाया है जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में बोला था, आप स्पीड बढ़ा के देख लो, चाहो तो स्किप कर लो, अगर मतलब जो है आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो बेसिक बातों पे, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, ये x पावर n dx का क्या लिखा आपने, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 + c लिखा ना। इस पे मैं 4 रिजल्ट लिख रहा हूँ ना, 4 रिजल्ट लिख रहा हूँ, बहुत काम के रिजल्ट हैं। पहला है √x dx, √x dx का होता है 2/3 x की पावर 3/2 + c होता है, ठीक है, ये पहला। सेकंड 1/√x dx, 1/√x dx का आता है 2√x + c, ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट। तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा 1/x² dx, इसका आता है -1/x + c। और चौथा 1 dx का आता है x + c, ऐसा आता है, ठीक है। ये 4 रिजल्ट लिखे हैं, ये 4 रिजल्ट इसी फॉर्मूले से आए हैं, ठीक है, और आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद रखने हैं, रिमेंबर। ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग है ना, फ्रीक्वेंटली अकरिंग मतलब बार बार आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप फार्मूला लगाओगे, कैलकुलेट करोगे तो बड़ी परेशानी होगी, ठीक है ना। पूरा फार्मूला लगाया, कैलकुलेट किया, बड़ी परेशानी होती, और ये बार बार दिखेंगे, फ्रीक्वेंटली अकरिंग है। तो इनको याद कर लो ना, ये याद कर लो, ये 4 सवाल समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, प्रॉब्लम कुछ भी समझ लो, ये याद होने चाहिए 4 रिजल्ट। मैं बना देता हूँ, ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये क्या हो गया, x की पावर ½ dx, तो फार्मूला लगाया, कितना आया, x की पावर ½ + 1 डिवाइडेड बाय ½ + 1 + c, तो कितना हो गया, x की पावर 3/2, और यहाँ का 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2/3 आ गया, ठीक है। ये आ गया पहला रिजल्ट। इस पे आओ, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -½ dx, ऊपर ले जा करके x की पावर -½ dx ले ली, फार्मूला लगाया, x की पावर -½ + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1 + c, ये कितना आ गया, x पावर ½ और ये भी ½ का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2, और इसका ½ हो गया √x + c, ठीक है, ये आ गया। थर्ड रिजल्ट पे आते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx, ठीक है। इसमें फार्मूला लगाया तो x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो कितना हो गया, -2 + 1 माइनस, और ये माइनस, तो कितना गया, -x पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x + c लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला 1 को क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 dx, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फार्मूला लगाया तो x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 + c, कितना आ गया आपका, x आ गया, ठीक है, x + c आ गया। तो ये 4 रिजल्ट हैं, ठीक है, 4 रिजल्ट, चारों रिजल्ट आपको दिमाग में रखने हैं भाई, ठीक है, ये चारों रिजल्ट आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, ठीक है। थ्योरी पढ़ते वक्त, प्रॉब्लम बनाते वक्त ये बार बार आपके सामने आएंगे, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होगी ना, ये पूरा कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आप इसको याद रखना ना, ऐसे फार्मूले की तरह याद कर लो, √x का 2/3 x की पावर 3/2, 1/√x का 2√x, 1/x² का -1/x, और 1 dx का x + c, ठीक है, फार्मूले की तरह याद कर लो। 17 वो, और मान लो ये 4 और हैं, ठीक है, 17 4 21, आप ऐसे फार्मूले की तरह याद कर लो। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक रूल्स ना, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल।
बेसिक रूल पहला ये है कि इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स है तो आप के बाहर निकाल के इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, बताया था आपको, कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई कांस्टेंट गुणे में हो तो आप उसे बाहर कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, ये दूसरा रूल है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसको ऐसे कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। देखो इधर क्या हो रहा है, इधर फंक्शन को या तो पहले जोड़ लिया, मान लो प्लस है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं प्लस है, ठीक है, पहले जोड़ लिया गया है, जोड़ने के बाद इंटीग्रेट किया गया लेफ्ट साइड। राइट हैंड साइड में क्या किया, पहले इंटीग्रेट किया गया फिर जोड़ेगा, सेम बात है ना। आप इंटीग्रल करने के बाद जोड़ो, जोड़ने के बाद इंटीग्रल करो, सेम है, प्लस हो या माइनस हो, सेम बात है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करवाता हूँ। तीसरा ये है, तीसरा बेसिक रूल ये है कि अगर अगर एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स प्लस सी है, एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स प्लस सी है, तो एफ टी का इंटीग्रल क्या होगा, जी टी प्लस सी होगा। ठीक है, समझाता हूँ, ये तीनों समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, पहले उस पे जाते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है ना, देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ये जो 17 फार्मूले हैं, 17 4 21 17 जो भी मान लो, ठीक है, ये क्या है, अब ये उल्टे की वजह से आसान भी है पर कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। बच्चे क्या गलती से साइन एक्स का डिफरेंशियल उनको याद रहता है कॉस एक्स, वो इंटीग्रल में भी माइनस कॉस एक्स की जगह प्लस कॉस एक्स लिख जाते हैं, तो ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा आसानी है, 17 फार्मूले उल्टा पल्टा कर दिया, इधर से किया तो डिफरेंशिएशन, उधर से किया तो इंटीग्रेशन, पर ये गड़बड़ हो जाती है। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है प्लस कॉस एक्स, बच्चे गलती से साइन एक्स के इंटीग्रेशन में भी वही लिख जाते हैं। ठीक है, ये अलर्ट रहना इस चीज़ पे। ठीक है, अगर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी है और कहीं आपके पास ये आ जाए साइन टी डी टी आ जाए, देखो मैंने बताया था आपको अभी स्टार्टिंग में, ये x और ये x सेम होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है और इंटीग्रेशन का जो एलिमेंट है ना वो सेम होना चाहिए। अगर फंक्शन में x वेरिएबल है तो इंटीग्रेट भी x वेरिएबल के लिए करोगे, उधर आंसर भी x वेरिएबल में जाएगा। अब यहाँ पे t वेरिएबल में है फंक्शन और इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ भी आपका क्या जाएगा, t जाएगा, माइनस कॉट प्लस सी। मान लो आपने ये कर दिया, साइन वाई डी वाई कर दिया, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस कॉस वाई प्लस सी जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, सपोज करो ऐसा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता था, tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता था। तो सपोज कर लो ये हो जाए 1/1 प्लस के स्क्वायर डी के हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स के प्लस सी हो जाएगा। ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, फार्मूला यही ऊपर वाला लगेगा, बस x की जगह के आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसको समझ लो, फॉर एग्जांपल इसको समझ लो। ठीक है, मान लो ये है 5√x 5 x की पावर -3/4 dx, ऐसा है मान लो। ठीक है, तो पहले क्या कर देंगे, 5 बाहर कर देंगे, x की पावर -3/4 dx। ठीक है बच्चे, ये इरिटेट मत होना। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये 0 लेवल का है वीडियो ना, तो बिल्कुल एक एक बात 0 लेवल पे मैं ये मान के कर रहा हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता। ठीक है, उस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इरिटेट मत होना कि सर बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आगे आ रहा है भाई, बड़ी चीज़ें भी आने वाली हैं। x की पावर -3/4, तो फॉर्मूला लगाया -3/4 + 1 डिवाइडेड बाय -3/4 + 1 + c। ठीक है, ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ भी 1/4, ये 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5 × 4 और x की पावर 1/4 + c, तो कितना आ जाएगा 20 x की पावर 1/4 + c, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है वो आप बाहर रख सकते हो। ठीक है, गुणे में हो भाग में हो आप बाहर रख सकते हो, जैसा है जैसे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ऐसा हो जाए भाई कि 1/7 x² + 1 dx, ऐसा हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने 1/7 को बाहर कर लिया, 1/x² + 1 dx, तो कितना आ गया 1/7 और इसका कितना हो गया tan इनवर्स x। ठीक है, + c, ऐसे।
तो अगर कांस्टेंट गुणे में या भाग में है तो आप उसे इंटीग्रल के बाहर लाके उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, बीच वाले को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बीच वाले को एक्सप्लेन करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, समझिए, मान लो ये है, इसको इंटीग्रेट करना है, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जांपल इसे इंटीग्रेट करना है। तो भाई क्या हुआ, स्क्वायर तो कोई फार्मूला नहीं है, और मैंने क्या बताया, देखते ही मत टूट पड़ो ना, देखते ही मत टूट पड़ो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, उसका थोड़ा वजन कम करो। ठीक है, दुश्मन को पहले कमज़ोर करो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ ना, लविंग इंटीग्रल में लाओ, जो स्टार्टिंग में जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें लाओ। ठीक है, तो करते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया, a² + b² + 2ab √x और 1/√x, ऐसा कर दिया। ठीक है, dx, ये कर दिया, सिंप्लीफाई हो गया, कितना आ गया, x, अलग अलग कर लो। ठीक है, x + 1/x, ये दोनों कैंसिल, +2 dx, अब अलग अलग हो गया। ठीक है, x dx + 1/x dx और प्लस ये 2 बाहर कर लो, इंटू 1 dx मान लो। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये x का dx अलग, 1/x का अलग, और इसको 2 × 1 लिख लेते हैं ना, 2 × 1 लिख लेते हैं, 2 बाहर हो गया 1 इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, इसका क्या आ गया, x² 2 + c1, इसका क्या आ गया, log mod x + c2, और इसमें क्या आ गया, x + c3। ठीक है, मैंने अभी बताया था, याद रखना, 1 का क्या होता है, x होता है। ठीक है, याद रखना, बार बार करेंगे नहीं डिटेल में। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या हुआ, उसे ये पसंद नहीं ना, ये 3 बार कांस्टेंट लिखा, देखना उसको पसंद नहीं है, वो लिखेगा ही नहीं, आंसर में 3 कांस्टेंट नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा, भैया देखो 2 है, 3 है और 7 है, तो जोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 3 10 2 12 लिख सकते हैं। तो वो 3 कांस्टेंट आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो इनकी जगह क्या करेगा, इनकी जगह c लिख देगा सीधे। ठीक है, ऐसा लिखेगा, x² 2 + log mod x + 2x + c, ऐसा लिखेगा। ये है भाई। ठीक है, तो ये 0 लेवल का वीडियो था, बेसिक लेवल का वीडियो था। ठीक है, बहुत बेसिक बातें, बहुत छोटी छोटी बातें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। ओके।